स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मौसम बदल चुका है और धीरे धीरे ठंड जो है वो भी बढ़ने लगी है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखें, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुज़ुर्ग हों। तो आखिर हम किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं ठंड के मौसम में, ताकि हम इस मौसम का पूरा लुत्फ़ उठा सकें। और अगर कोई छोटी बड़ी परेशानी होती है तो हम क्या करें और क्या ना करें, इन सब बातों की जानकारी हम आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको देने वाले हैं। आपको बता दें, आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो कि प्राध्यापक रिम्स रांची में है और साथ ही मेडिसिन विभाग में आप कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी जोहार। जी, आपको भी जोहार है, नमस्कार है हम सबकी ओर से। सर, ठंड का मौसम तो बस आ ही चुका है, ये समझे। और ये भी देखने में आता है कि कभी धूप कड़ी लगती है, कभी थोड़ी नरम हो जाती है। मतलब ये जो धूप छाँव का जो मौसम है, ऐसे में कभी हम स्वेटर पहनते हैं, कभी हम खोल कर फेंक देते हैं। तो ऐसे में लोग ये भी कहते हैं कि यही मौसम होता है जब स्वास्थ्य जो है हमारा खराब होता है। क्या ये सही है सर? जी हाँ, सही है। जब मौसम बराबर चेंज होता है तो अधिकतर लोग कुछ समस्याएं आती हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों को जिनको किसी भी चीज़ से एलर्जी है। एलर्जिक बॉडी वाले लोग काफ़ी परेशान होते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान इसी समय होते हैं जिसमें टेम्परेचर में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मौसम सचमुच वैसा ही है कि कभी हमें लगता है कि कुछ गर्म कपड़े पहनते हैं तो लगता है कि खोल दें। और ऐसे में जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, खास करके उनकी जो परेशानियां हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बदलते मौसम में, या फिर जो अब तो ठंड लगभग आ ही चुकी है ये मानकर चलते हैं हम, तो ऐसे मौसम में क्या क्या परेशानियां जो हैं वो ज़्यादातर देखी जाती हैं? जैसा मैंने अभी बताया कि जब एलर्जन जिसमें ज़्यादा हो और सबसे बड़ा एलर्जन है चेंज ऑफ टेम्परेचर। जी जी जी। जो इतना वेरिएशन हो रहा है, ऐसे में अवस्था में ना एलर्जिक कंडीशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे शरीर के स्किन में, चमड़े में दाना दाना होना। अच्छा। जिनको आजमा है उनको खांसी ज़्यादा होना, सांस ज़्यादा फूलना, ये सब बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और दूसरा है कि लोग को नाक से पानी आना, ये सब भी ज़्यादा होता है। कि लोग जैसे सो गए हैं, कंबल ढक के, उन्हें गर्मी लगी, वो फेंक दिए कंबल, फिर बाद में ठंडा लगने लगा, वो सोए रह गए। तो ऐसे लोगों को थोड़ा नाक से पानी आना, सर्दी होना, ये भी बहुत कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर्दी तो ऐसी चीज़ है जिसमें न आदमी अपने को चंगा कर सकता है, न बीमार कर सकता है। बिल्कुल। कई लोगों को देखा हमने, जैसे पानी आने की बात की तो नाक से पानी आ रहा है, आंखों से भी पानी गिरते रहता है, आंखों में भी लगातार पानी और आंखें लाल हो जाती हैं। कई लोगों को खुजली करते हुए हम देखते हैं इस मौसम में। क्या त्वचा पर भी इसका असर पड़ता है? मैंने बताया ना कि त्वचा में तो एक्सपोज मतलब शुष्की आ जाती है। जी जी। इसमें दो कारण है। एक तो है कि स्किन थोड़ा रफ हो जाता है। जी हाँ, वो जो सिक्रेशन कम होने शुष्क हवा के चलते, जी शुष्क हवा के कारण ज़्यादा सख्त होता है। तो वो एक तो इचिंग करता है जी। और दूसरा है कि वो जिनका बॉडी एलर्जिक बॉडी है, उनको भी ज़्यादा तंग करता है चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण। लेकिन स्किन शुष्क होना ये बहुत बड़ा समस्या है, पर्टिकुलरली जो ज़्यादा वृद्ध हैं उन लोगों को ज़्यादा इस समय ईचिंग होता है जी। और नहीं है एलर्जी फिर भी ईचिंग करता है स्किन शुष्क होने के कारण। जी 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 जी। ये बालों की भी समस्या होती है क्या सर? बालों में या सर में बालों का गिरना, झड़ना, या खुजली होना, रूसी होना, ये सब हाँ, ये सब भी है। और रूसी और ये ज़्यादा इसलिए होता है कि लोग ठंडे में सिर को धोने से बहुत लोगों को सर्दी खांसी ऐसा होने लगता है। तो वे लोग ना अवॉइड करते, चाहते हैं कि सिर में पानी नहीं धोएं, मतलब सफाई नहीं रखें। जी जी। तो उसमें वो फंगल इन्फेक्शन, रूसी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सचमुच में देखते हैं कि अधिकतर लोग रूसी की समस्या जाड़े के दिनों में लेके आते हैं। तो मैं समझता हूँ इसका यही बड़ा कारण होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक फंगल इन्फेक्शन है। बिल्कुल। मतलब ठंड के मौसम में ऐसा नहीं है कि हमें नहाना नहीं है, नहाना हर मौसम में है। हाँ, ये ज़रूर है कि ठंड के मौसम में हम थोड़ा गुनगुने पानी से स्नान करें और अपने बालों को, अपने सर को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे तो ये समस्या तो नहीं होगी। और जैसे बाकी जो एलर्जिक जो समस्याएं सर आप बता रहे हैं, तो उसके लिए मतलब जो सिम्टम्स, जो लक्षण हैं,
वो भी सर आपने थोड़ा बहुत बताया है, कुछ और आप बताएंगे? और ये भी हम जानेंगे साथ साथ कि कैसे हम उसका उपचार कर सकते हैं। क्या सीधा हमें अस्पताल में ही जाना है या कुछ प्राथमिक उपचार अपने आप से भी कुछ हम उसकी अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं? जैसे छोटी छोटी समस्याओं को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही तो अभी बहुत सारी समस्याएं फैली हुई हैं, वायरल इन्फेक्शन, बहुत तरह के वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। आज भी पेपर में दिया है कि चाइना से सर्टेन टाइप फ्लू आ सकता है, बच्चों में कुछ नया हो रहा है। और फ्लू में भी तो यही सर्दी, खांसी, बुखार ये सब होते हैं। इसलिए सबसे जरूरी यही है कि शरीर को ढक के जरूर रखना चाहिए। जैसे गर्मी में हो ढक के रखना चाहिए, बरसात में भी शरीर को ढक के रखना चाहिए, और विंटर में भी ढक के रखना चाहिए। विंटर में ढक के रखना बहुत जरूरी है, इसलिए कि वो ठंडा का असर ज़्यादा होता है। और डॉक्टर के पास भी ये समस्या होती है कि ये सिंपल सर्दी खांसी में बुखार है, एलर्जिक है, या ये फ्लू है। जी। हालांकि बहुत ज़्यादा होने से पता चल जाता है फ्लू है, लेकिन समस्या ये बनी रहती है कि कहीं साथ में फ्लू है या नहीं। फ्लू होने पर आजकल स्पेसिफिक ड्रग्स भी आने लगे हैं, वो लोग देते हैं जी। इसलिए कोशिश करना चाहिए शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ढक के रखें, और रूम को ठंडा नहीं होने दें। अन्ना बहुत ज़्यादा गर्म करने की कोशिश करें। लोग अंगीठी जलाते हैं, वो सब अच्छी बात नहीं है। जी। नहीं जलाएं, लेकिन रूम को थोड़ा गर्म करके अंगीठी को तो अंगीठी की तो जो नेगेटिव चीजें हैं वो कई बार अखबार में आती हैं। चूल्हा जलाकर या कुछ जलाकर लोग सो जाते हैं, और उसके बाद वो गैस जो जमा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके चलते मृत्यु भी हो जाती है कई बार। तो इस तरह की जो है चीज़ें वो हमें नहीं करनी चाहिए ठंड के दिनों में। इससे बेहतर होगा कि हम अच्छे से अपने आप को ढक पोत कर रखें, अच्छे से ओढ़कर सोएं। और ये जो इसका अंगीठी का जिक्र हम कर रहे हैं सर, तो एक बात मेरे ध्यान में आ रहा है कि बहुत तो हीटर भी जलाते हैं। तो क्या ये ठीक है हमारे लिए हीटर जलाना? नहीं, लेकिन वेंटिलेशन तो होना चाहिए जी। मान लीजिए हीटर से रूम गर्म करके थोड़ा वेंटिलेटेड रूम को रखते हैं तो आपत्ति नहीं है। अच्छा। लेकिन हीटर जला के रूम को बंद करके सोए रहना ये अच्छा नहीं। ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो ही जाएगी। बिल्कुल। मतलब हीटर भी अगर हम जलाते हैं तो एक बार रूम अगर गर्म हो जाती है तो हम लोग को ऑफ भी करना चाहिए, या फिर वेंटिलेशन बनाए रखना चाहिए, थोड़ा गैप देकर, और वेंटिलेशन होने देना चाहिए। इससे अच्छा है ऑक्सीजन की मात्रा ठीक रहनी चाहिए। ऑक्सीजन कम होने से तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो शरीर के हर ऑर्गन पे उसका इफेक्ट पड़ता है, पर्टिकुलरली ब्रेन पे। अच्छा। और दूसरा मैं देखता हूँ कि अधिकतर देखें जो लोग ज़्यादा एसी में रहते हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार ये सब को देख रहे हैं, जी। सब लोगों को कैंसर की समस्या ज़्यादा है। अच्छा। उसका कारण एक ये भी लोग पोस्टुलेट करते हैं कि मोस्ट लाइकली ऐसा है कि ऑक्सीजन कमी होने से उनको वायरस होते हैं ना, जो वायरस करते हैं कैंसर पैदा, उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है। अच्छा। तो ऐसे में उन सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जी। तो लोग को थोड़ा सा रूम को एकदम बंद करके कभी नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा कुछ वेंटिलेशन जरूर रखना चाहिए कि ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य रहे। बिल्कुल। और छोटे हों या बुजुर्ग हों, ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है युवाओं की तुलना में। तो छोटे बच्चों के लिए भी यही सलाह आप देते हैं? जी, शरीर को ढक के रखें और वेंटिलेटेड रूम में सोएं, वो ज़्यादा अच्छा है। और कभी भी गर्मी लगी तो सब कपड़ा हटा के सोएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। थोड़ा सा ढक के ही सोएं, उससे एक तो मच्छरों से भी लोग बचते हैं और शरीर का टेम्परेचर भी ठीक रहता है। बिल्कुल। और अगर बुजुर्गों की बात करते हैं सर, तो उनके लिए भी यही बात होती है कि भाई अच्छे से उनका प्रॉपर केयर करना है, खान पान में बिल्कुल ठीक रखना है। लेकिन सर इसके साथ साथ एक जो समस्या और जुड़ी हुई है जिसका हम आपसे जिक्र करेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आजकल तो चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, ये दोनों तो बिल्कुल कॉमन बीमारी जैसी हो गई है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में ये देखी जा रही है। तो ऐसे लोगों को जाड़े के दिनों में कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है क्या? ये सबसे आवश्यक चीज़ है। आजकल जैसे जो बुजुर्ग हैं जिनका उम्र ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज, और ये क्या करता है, हार्ट डिजीज को प्रोड्यूस करता है, खून की नलियों को खराब करता है। तो ठंडे के दिनों में क्या होता है, अधिकतर लोग जिनको इनकी जानकारी है वो तो इसकी अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। पैदल चलना सवेरे या शाम में इसको कभी नहीं भूलना चाहिए जी। 1 घंटे का जो रखा गया है मैंडेटरी, हर लोग घूमना चाहिए,
जिसको हम लोग ब्रिस्क वॉक कहते हैं, कि इतना तेज़ी से जरूर चलें कि या तो आपका सांस फूलते रहे या शरीर से पसीना आ जाए। तो जाड़े के दिनों में मान लीजिए आप 6 बजे 5 बजे नहीं घूमते हैं तो 3 साढ़े 3 में या 4 बजे तक जरूर घूमें, जिसमें कि टेम्परेचर आप बढ़िया से टॉलरेट कर सकते हैं। और इतना तेज़ी से घूमें कि थोड़ा थोड़ा शरीर से पसीना निकले, तो शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, पर्टिकुलरली खून की नलियों एवं हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। और ठंडे के दिनों में खून की नलियाँ सिकुड़ती हैं, तो खून की नलियाँ सिकुड़ती हैं तो उससे बीपी बढ़ता है, और हार्ट डिजीज या जितने भी शरीर के ऑर्गन हैं सबको तो ब्लड सप्लाई खून की नलियों से ही मिलता है। वो अगर सिकुड़ जाती हैं तो उनको नरिशमेंट, ऑक्सीजन सब कुछ कम मिलता है ऑर्गन का, इसलिए ऑर्गन का डिसफंक्शन होना भी स्वाभाविक रहता है। तो ठंडा की परवाह नहीं करते हुए शाम के समय, पर्टिकुलरली जो ज़्यादा उम्र के हैं वो जिसमें कम धूप रहे, तो ब्रिस्क वॉक 1 घंटे जरूर करें तो उनका शरीर अच्छा रहेगा। इसमें लेकिन एक समस्या और आ जाती है सर की बढ़ती उम्र के साथ, जैसा आप भी देखे हैं एज अ डॉक्टर, और हम भी देखते हैं अपने आसपास में कि बढ़ती उम्र के साथ घुटनों की तकलीफ जो है, वो हड्डियों की समस्या वो भी रहती है, तो ब्रिस्क वॉक बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसकी जगह पर क्या साइकिलिंग या योगा या और अन्य किसी तरह के एक्सरसाइज? साइकिलिंग तो एक तरह से ब्रिस्क वॉक का ही पार्ट है, साइकिलिंग, स्विमिंग सब कुछ है। लेकिन जिनको वो बीमारी वाला नहीं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें हड्डी कमजोर होने के कारण होता है, वो भी आराम होगा ब्रिस्क वॉक से ही। अच्छा, ब्रिस्क वॉक करेंगे। हाँ, अगर विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो तो उसका पूर्ति कर लें। और अगर पैदल चलें तो उससे ज़्यादा अच्छा, माने हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। और जो उनको दर्द है, अगर पैदल चलते रहेंगे, शुरू में थोड़ी कठिनाई है, अगर कठिनाई सह के वो चलते रहें तो उनका आराम जरूर होगा। और इसकी जगह पर साइकिलिंग भी उनकी जगह, अगर नहीं ब्रिस्क वॉक कर पाते हैं तो साइकिलिंग करें, लेकिन खुले हवा में करें तो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो। बिल्कुल, मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, और जो चलने से जो पसीना आता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, रक्त प्रवाह को बिल्कुल संचालित करता है। हृदय की गति बढ़ती है, वो इसलिए बढ़ता है कि शरीर का ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा है या मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा है, उसको पूरा करने के लिए खून की नलियों से सब जगह खून को ज़्यादा प्रवाहित करना चाहता है। हमारे शरीर में सुसुप्तावस्था में रहते हैं खून की नलियाँ जी, तो उससे भी खून का प्रवाह होने लगता है। तो जैसे हम लोग हार्ट अटैक के बाद क्या करते हैं, खून की नलियां जहाँ अवरोध हो चुका है उसके लिए बाईपास बनाते हैं। तो पैदल चलने से नेचुरल बाईपास बनता है, इसलिए कि जो सुसुप्तावस्था में खून की नलियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, वो फूल जाती हैं, और धीरे धीरे वही बाईपास बना देता है। जी जी। और शरीर, सबके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ये सब तो बनते ही रहेगा। जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म को तो हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं, तो फिर आदमी जिंदा कैसे रहेगा। बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म होगी तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा, जो हार्मोन भी एक्टिव को रखना है, सेल वाल को ठीक रखना है, तो ट्राइग्लिसराइड ये सब रहेंगे। अगर अच्छी तरह 1 घंटा हर लोग ब्रिस्क वॉक करें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और वो लोग, उसका भी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा और खून की नलियाँ खुलेंगी। जो अवरुद्ध ये लोग करते हैं खून की नलियों को, वो अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि बाईपास खुल गया है। तो शरीर स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा, खून की नलियाँ अच्छी रहेंगी, सारे ऑर्गन बढ़िया से काम करेंगे, और उनके बिल्कुल स्वास्थ्य जो है, जो इस मौसम की बात हम खास करके कर रहे हैं कि ठंड का मौसम एक तरह से देखें तो इतनी सारी चीजें खाने के लिए भी होती हैं, और खाने के लिए बहुत मजा भी आता है इन दिनों, मतलब धूप में बैठकर लोग आनंद लेते हैं। पिकनिक का मौसम अगर कहें तो यही ठंड का मौसम होता है। तो ऐसे में खान पान का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस मौसम में हमारा खान पान कैसा हो, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे ताजे फल, सब्जियां, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो किस तरह का भोजन हमारा हो, किन किन चीज़ों को हम शामिल करें, ये आपके ज़रिए थोड़ा सा। देखिए, एक चीज़ है ऐसा कि एक एलर्जिक डिजीज है जिसको हम लोग ब्रोंकियल आजमा कहते हैं जी। उन लोगों को खाने में थोड़ा सा ध्यान देना है जी जी। कि कोई ऐसा चीज़ खाने से अगर उन्हें सांस फूलता हो जी जी जी, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज इसके अलावे तो सब लोगों के लिए खाना वही है। हम लोग जितना एशियन हैं, हम लोग के खाने में
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है। जी जी जी। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाना चाहिए और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए सब लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जो भी हों, सबके लिए ये एकदम आवश्यक है कि कार्बोहाइड्रेट कम लें और प्रोटीन ज़्यादा लें, वसा भी कम लें तो अच्छी बात है। इसमें सब उम्र वाइज में क्या क्या अंतर होता है कि बच्चों को भी प्रोटीन ज़्यादा लेना है ताकि उनका विकास होना है, शरीर का विकास होना है, एडोलेसेंट एज में भी, एडल्ट में मांसपेशियों के विकास के लिए जी जी बहुत ज़रूरी है प्रोटीन जी। लेकिन उन लोगों को फाइबर की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है फाइबर की मात्रा बढ़ते जाना चाहिए। और जब एल्डरली हो जाते हैं तो बहुत ही अधिक मात्रा में फाइबर लेना चाहिए। फाइबर लेने से शरीर का ये जो है पेट वो बिल्कुल ठीक रहता है और मतलब पाचन प्रणाली दुरुस्त रहती है। हाँ जी दुरुस्त रहती है। और हाई फाइबर डाइट लेने से कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन कम होता है। अच्छा। अधिकतर यही देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा फल खाते हैं तो वो लोग कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं, कम खा पाते हैं। इसलिए कि वो सटाइटी का एक शब्द है कि आप खाए तो मन संतुष्ट हो गया और खाने की इच्छा न करे, उसको कहते हैं। तो वो फल में है, अच्छे अमाउंट में है, लोग ज़्यादा खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट उसमें कम है और फाइबर उसमें ज़्यादा है और मन भी बढ़ जाता है। जी 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 जी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे इन फलों का जिसमें फाइबर ज़्यादा है, जैसे सर नाम भी अगर ले लें तो बहुत लोग सोच रहे होंगे हमारे दर्शक कि ये कौन से फल हैं। इतने अधिकतर फल जैसे नाशपाती है, अभी क्या सेब मिल रहा है, नारंगी भी बहुत है इस हाँ, मौसम में। नहीं रस वाला फल को अवॉइड करना चाहिए। जी जी। तो विटामिन सी भी तो जरूरी है सर। हाँ है वो बहुत चीजों में है। लेकिन उसमें क्या है ना कि जो अगर घर में है तो उसको लेके जरूर खाएं। लेकिन वो जो दूर से आते हैं ना बाहर स्टोर्ड वाले जो होते हैं ना स्टोरेज इसलिए हाँ उसको अवॉइड करना चाहिए। जितना भी जूसी फ्रूट है सेम डे तोड़कर अगर आप नहीं लेते हैं, मतलब जिस दिन आपने तोड़ा उसी दिन नहीं लेते हैं तो वो बहुत शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। अमरूद भी है इस हाँ अमरूद तो बहुत अच्छा है, पपीता है, बुजुर्ग लोगों के लिए पपीता बहुत बढ़िया है, अच्छा है। जिनका दांत में कुछ है वो भी खा सकते हैं। केला भी एक बहुत अच्छा फल है, उसमें मैग्नीशियम है, हार्ट के लिए बढ़िया है, बच्चे से लेके बूढ़े तो सब लोग खा सकते हैं। केला और पपीता है, मतलब दांतें कमजोर हैं तो भी चल सकता है। इन दोनों बस इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि फ्रिज में न रखें, लाएं ताजा खाएं और उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रिज में रखा हुआ तो भोजन ऐसे भी हम लोग मना करते हैं, लेकिन अगर आजकल की जो लाइफ है हमारी, इसमें ज़रूरी हो जाता है कई बार कि कुछ चीज़ों को रखना पड़ता है। लेकिन जो फ्रिज से डायरेक्ट निकाल कर जो पानी पी लेते हैं लोग, या फिर आइसक्रीम और ये सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें इस मौसम में। बहुत अवॉइड करें। कभी मत सोचें कि हम ठंडा लें, गले को पकड़ता है और फिर यहीं से शुरू होती है खांसी, बुखार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं वो लोग तो उतना समझते नहीं हैं। वो लोग सोचते हैं कि आइसक्रीम खाना चाहिए। तो गले की इन्फेक्शन से ही बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो गले की इन्फेक्शन से होता है। अच्छा। उसी तरह रूमेटिक फीवर है जो हार्ट के वाल्व को डैमेज करता है, वो भी गले की इन्फेक्शन से होता है। इसलिए अधिकतर लोगों को चाहिए अपने बच्चे को इसमें जागरूक करें कि वो लोग फ्रिज का या ठंडा चीज़ पर्टिकुलरली कभी नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इन सर्दियों में तो नहीं ही खाएं। लेकिन मैंने देखा अभी जो भी पार्टियां हो रही हैं शादी ब्याह की, उसमें ये लोग आइसक्रीम खाते हैं। बिल्कुल, हर पार्टी में ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। हाँ हो गया है आजकल विंटर के दिनों में बच्चे लोग ज़्यादा आइसक्रीम की तरफ दौड़ते हैं। जी। और बच्चे लोग ज़्यादा उम्र में अगर गले में खराश हो तो हार्ट डिजीज को नहीं, वो जो वल्वुलर हार्ट डिजीज है उसे नहीं अफेक्टेड होगा। लेकिन बच्चे जो 18 ईयर्स से कम हैं उनके गले में इन्फेक्शन होने पर पर्टिकुलरली खास बैक्टीरिया से, तो उससे वल्वुलर डिजीज जो जीवन खराब कर देता है वो हो जाता है। इसलिए बच्चे लोगों को इसकी शिक्षा देनी चाहिए कि ये जाड़े के दिनों में ऐसी चीज़ ना खाएं जो गला को
पहुंचाए, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए। बिल्कुल, हमारा कार्यक्रम बच्चे देख ही रहे हैं, बच्चों के घर वाले भी देख रहे हैं, पेरेंट्स सभी लोग देख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस बात का ख्याल रखेंगे। हर जगह आजकल ये पार्टियां में तो सब कुछ रहती हैं, हमारे लाइफ में हमारे सामने, आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हमें उसमें से चुनना है कि हम किनको अपनाएं और किनको नहीं अपनाना है। इसका ख्याल अपना हमें खुद रखना होगा। कई बार सर, जैसे पाचन शक्ति की जो आपने बात की, तो कई बार ऐसे, और खान पान की भी बात की हमने, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि पार्टी वाली हुआ खाना हुआ या और किस तरह का खाना, या कोई लोग तो डेली की अपना ये हैबिट ही बना लेते हैं कि कुछ मेडिसिन लेकर डाइजेस्टिव कुछ भी खा लेते हैं, डाइजेस्टिव दुकान वालों से पता करके खा लेते हैं सर। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जाड़े के मौसम में, इस तरह की बातें, तो इस पर भी कुछ सर राय दें। ये जो भी हम लोग पाचन के लिए दवा लेते हैं, अधिकतर देखते हैं लोग एंजाइम लेते हैं, जी, खुद से अपनी मर्जी से, कोई फायदा नहीं है उससे। वो तो एंजाइम है, पेट में जाते ही वो उसका कैरेक्टर नष्ट हो जाएगा। जितने भी एंजाइम हैं, हार्मोन है, वो सब नष्ट हो जाता है। वो एसिडिक नेचर है ना स्टोमक का, तो वहाँ पर वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, वो काम ही नहीं करेगा। किसी को भी अगर कंस्टिपेशन हो तो हाई फाइबर डाइट लें, ज़्यादा फल की मात्रा ले लें, ज़्यादा अमरूद खा लें, ज़्यादा नाशपाती खा लें, तो कैलोरी भी नहीं ज़्यादा गया शरीर में और पेट भी साफ रहेगा, कंस्टिपेशन नहीं होगी। इस चीज़ पर ध्यान दें। केवल ये ध्यान रखिए कि फल को हम लोग फ्रिज में रखने से बचें। जितना हो सके ताज़े फल लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। तो ये जो आदत है हमारी कि हम अपनी मर्जी से जाकर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स या सिरप वगैरह ले लेते हैं, वो उससे बिल्कुल हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट में आपने जैसा कहा सर कि ये हमारे पेट में जाने के बाद ये बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, इनका कोई अहम भूमिका नहीं है इसकी। जी। और पर्टिकुलरली बहुत सारे सिरप हैं जो पानी में तो नहीं रहते हैं ना, वो तो किसी में अल्कोहल भी रहता है कम मात्रा में, लेकिन रहता तो है। वो हो सकता है शरीर पर और बुरा प्रभाव डाले, इसलिए सिरप पीने से बचना चाहिए हर लोगों को। जी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जनरली कंस्टिपेशन का इलाज है हाई फाइबर डाइट। पानी भी कम न पिए, पानी भी पीना चाहिए, नहीं तो पानी भी कम पीने से कब्ज होता है। पानी पिए, ज़्यादा फाइबर डाइट लें, कब्ज नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद भी कब्ज होता है तब जरूर चिकित्सक से लेना चाहिए। कुछ बीमारियां हैं, जैसे थायराइड की बीमारियां हैं, उसमें कब्ज हुआ करता है। जो ज़्यादा थायराइड है, जिसमें बॉडी वेट ज़्यादा होता है, उसमें कब्ज होता है। जी। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को कब्ज हो रहा हो तो देखें कि पानी समुचित मात्रा में ले रहे हैं या नहीं। अगर ले रहे हैं तो देखें फाइबर समुचित मात्रा में ले रहे हैं या नहीं। फाइबर भी कुछ दिन समुचित मात्रा लेने के बाद भी कब्ज रहता है, तब दिखा लेना चाहिए, तो जरूर डॉक्टर से लेना चाहिए सलाह कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो ऐसा कर जो कब्जियत करा रही है। जी बिल्कुल। दवाओं की जब हमने बात की है सर, तो अभी कुछ समय है, एक आध सवाल कर सकते हैं आपसे। जैसे कि थोड़ी सी खांसी हुई, इचिंग हुई, तो फट से जाके एंटीबायोटिक्स अपनी मर्जी से लेते हैं, अपनी मर्जी से दवा लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का भी तो बहुत बुरा असर पड़ता है शरीर पर सर, ये आप बताएं लोगों को। एंटीबायोटिक आजकल के बहुत अच्छे हैं, हो सकता है शरीर पर बुरा असर नहीं डाले, लेकिन सबसे अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एंटीबायोटिक बार बार खाने से एंटीबायोटिक और असरदार होता है, वो काम करता ही नहीं है। जी। तो ऐसा हम सब लोगों को करना चाहिए कि एंटीबायोटिक बिना चिकित्सक के सलाह के नहीं लें। इसलिए कि किस बीमारी में किस तरह की, मान लीजिए गले का खांसी अगर गले के कारण है तो उसका एंटीबायोटिक दूसरा है, फेफड़े में अगर है तो दूसरा है, फेफड़े में भी अगर निमोनिया होता है तो दूसरा है। हर चीज़ के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक है। और हम लोग अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि जो एंटीबायोटिक पेट में चलना चाहिए वो गले में वाले में भी ले रहे हैं। तो फिर जब आपको पेट की परेशानी होगी तो हो सकता है वो एंटीबायोटिक काम न करे। अभी पूरे दुनिया में सबसे बड़ा ये हो चुका है, प्रॉब्लम आ गया है, ये समस्या है कि एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव होते जा रहा है। बिल्कुल। और फिर हम लोग जो एंटीबायोटिक का आविष्कार होने के पहले दुनिया थी उसमें जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हर लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब तक
कोई चिकित्सक नहीं करे प्रिस्क्राइब, बिल्कुल बिल्कुल तब तक नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। वायरल इन्फेक्शन होता है, बुखार है, सर्दी है, उसमें लोग एंटीबायोटिक लेते हैं। हम लोग देखते हैं सर मैंने ये दवा बिल्कुल खाई। बिल्कुल जी। वायरल इसी कारण इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक नहीं लेना है। बिल्कुल, इसी कारण मैंने ये सवाल पूछा भी आपसे, क्योंकि जी। जो दवाएं जीवन रक्षक हैं उनका हम इस तरह से उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं कि वो फिर जब समय आता है उसको जीवन रक्षण के लिए तो वो उसमें कारगर नहीं होता है। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है और हमें उम्मीद है कि लोग सोचेंगे इस पर। तो चलते चलते आपने तो बहुत सारी जानकारियां दी हैं, चलते चलते इस मौसम का लोग बहुत सारा लुत्फ उठाएं, बीमारियों से बचे रहें। संदेश 2 लाइन का सर आप दें। मैं यही कहूँगा, ठंडे में शरीर को ढक के रखें और खेलने, बच्चे लोगों को खेलने कूदने में कमी न होने दें। अब बड़े लोग 1 घंटा जरूर ठंड के बावजूद भी जरूर घूमें, ब्रिस्क वॉक 1 घंटे का हो तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जाड़े के मौसम को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात सर आपने बताई है। लोग इस मौसम का पूरा लुत्फ उठाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। तो सर आप यहाँ आए, आपका कीमती वक्त मिला, बहुत सारी जानकारियाँ मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जोहार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।